अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आप मुझे कंफर्म करें कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। अभी तो फ़िलहाल इज़्मा ऑनलाइन है। इज़्मा, कैन यू हेयर मी क्लियरली? ओके, थैंक यू। अच्छा जी, देखें, आज हमारा जो है वो फिफ्थ हमारी ऑनलाइन क्लास है, फिफ्थ हमारा लेक्चर है ये हमारे ओ लेवल्स ऑनलाइन के ग्रुप का। और इसमें जो है वो आज हम जो है काइनेमेटिक्स यानी कि मोशन का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास का अगर मैं आपको बहुत क्विकली जो है अगर रिकॉल करूं, रिकैप दूं कि हमने कल क्या किया था, तो कल हमने जो है वो मोशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। और मैं हर दफ़ा आपको बताता हूं कि हमने ओ लेवल्स के पूरे सिलेबस को 38 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हमें इन 38 टॉपिक्स को जो है कंप्लीट करना है। और इन 38 टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है। इन 38 टॉपिक्स की हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है, इनके पास पेपर्स करने हैं, सब कुछ करना है। तो पूरे सिलेबस को मैंने 38 टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। उसी में से हम जो है दो टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी फिलहाल जो है हमने कल की क्लास में यानी कि लास्ट क्लास में जो हमारी फोर्थ क्लास थी, उसमें हमने टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसे हम मोशन कहते हैं या काइनेमैटिक्स कहते हैं। इसमें हमने जो है सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस कल कवर किए थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। स्पीड के बारे में हमने बात की थी। इसकी स्पीड के बाद फिर हमने बात की थी कि कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे स्पीड के हवाले से। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के हमने काफ़ी अच्छे और चैलेंजिंग क्वेश्चंस किए थे कल, एक दो, जिसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों से हुआ भी नहीं था, आखिरी वाला, और कुछ से हो गया था। आफ्टर दैट वी डिफाइंड वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफाइन किया था और ये डिस्कस किया था कि वेलोसिटी और जो है वो स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली दो डिफरेंट चीज़ें हैं, और उनमें डिफरेंस भी समझने की कोशिश की थी हमने। एंड आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट एवरेज वेलोसिटी। और हमने ये भी सीखा था कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आर डिफरेंट एंड हाउ दे आर डिफरेंट। हमने एक एग्जांपल के जरिए जो है जिसमें हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की थी। फिर हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया था कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, या सिंपली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। देन वी डिड सम प्रैक्टिस ऑफ दिस फॉर्मूला। और फिर हमने डिसेलेरेशन को डिफाइन किया था, जो कि बेसिकली एक्सेलरेशन का ऑपोजिट होता है, यानी कि एक्सेलरेशन का नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है बेसिकली वो जो है क्या कहलाता है, वो आपका जो है वो डिसेलरेशन कहलाता है। डिसेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है उसमें सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है, जबकि डिसेलरेशन के फॉर्मूले में इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। आफ्टर दैट जो है फिर हमने ग्राफ्स के ऊपर बात शुरू की थी, तो ग्राफ्स पर हमारी बात चल रही थी। तो कल जो है हमने काफी सारे ग्राफ डिस्कस कर लिए थे, अभी और मजीद ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में ग्राफ से ही स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। देखें, ग्राफ्स के ऊपर हमारी बात जब हो रही थी, ग्राफ्स ऑफ मोशन पे या काइनेमेटिक्स के ग्राफ्स पर, तो मैंने आपसे कहा था कि हम बेसिकली दो तरह के ग्राफ जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, और दूसरा जो होता है वो स्पीड टाइम ग्राफ होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर जो है वो लेते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पे लेते हैं। और स्पीड टाइम ग्राफ में हम वाई एक्सिस पर जो है वो स्पीड की वैल्यू को लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम की वैल्यू को लेते हैं। मैंने ये भी कहा था कि आगे चल के जब आप इस डिस्टेंस को विद डायरेक्शन बनाते हैं तो यही ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहलाता है। और आगे जब आप स्पीड को डायरेक्शन के साथ बनाते हैं तो यही ग्राफ जो है फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहलाता है। अब इसमें हमने जो सबसे पहले जो है ये किया था कि हमने आपको कुछ जो है वो स्पीड की वैल्यूज दी थी टाइम के साथ। और हमने कहा था कि पहले आप ये बताएं कि स्पीड की वैल्यूज को देखकर आप ये प्रिडिक्ट करें कि किस तरह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और फिर उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो स्केच करें आप। तो हमने जो है वो पहला जो हमारी एग्जाम्पल थी वो रेस्ट की एग्जाम्पल थी। यानी पहले एग्जाम्पल में एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ था और ये हमें कैसे पता चला था कि उसकी स्पीड्स को देख के पता चला था कि जो उसकी स्पीड्स थी ऑब्जेक्ट की वो जो है मुसलसल जीरो आ रही थी। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो जीरो स्पीड पर था, तो हमें पता चला था कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो पता चला कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो पूरे का पूरा एक्स एक्सिस पर आता है। और यानी कि उसकी स्पीड जो होती है थ्रू आउट जीरो होती है, तो लिहाजा पूरा ग्राफ उसका जो है वो एक्स एक्सिस पर आता है। उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल थी उसमें एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा था, और वो हमें इस तरह पता चला था कि उसकी स्पीड थ्रू आउट एक ही आ रही थी। जब हमने उसका ग्राफ स्केच किया था स्पीड टाइम ग्राफ, तो उसका ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल लाइन आया था। लेकिन रेस्ट के स्पीड टाइम ग्राफ में और कांस्टेंट स्पीड के स्पीड टाइम ग्राफ में फर्क ये था कि कांस्टेंट स्पीड का स्पीड टाइम ग्राफ था तो हॉरिजॉन्टल, लेकिन एक्स एक्सिस पे नहीं था, एक्स एक्सिस के ऊपर था।
जबकि रेस्ट का जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है बल्कि पूरे का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो स्केच होता है। फिर हमने अगला जो ग्राफ बनाया था वो कांस्टेंट एक्सलेशन या यूनिफॉर्म एक्सलेशन का बनाया था, जिसमें हमने एग्जांपल ली थी एक ऑब्जेक्ट की जिसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही थी, और उसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन बना था। और स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट ग्रेडियंट था उसका। एक और एग्जांपल थी वो भी कांस्टेंट एक्सलेशन की थी, उसमें भी स्ट्रेट लाइन बनी थी और उसका ग्रेडियंट भी कांस्टेंट था। लेकिन फर्क ये था कि ऊपर वाला ग्राफ जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, जबकि ये वाला ग्राफ जो है ये ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट हो रहा था। तो पता ये चला कि अगर यूनिफॉर्म एक्सलेशन होगा तो उसके लिए ग्रेडियंट का कांस्टेंट होना जरूरी है, ओरिजिन से पास होना जरूरी नहीं है। ग्राफ चाहे ओरिजिन से पास हो रहा हो या पास ना हो रहा हो, अगर ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो उसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगली एग्जांपल जो हमने की थी वो यूनिफॉर्म डिसेलरेशन की थी। और यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन का जो ग्राफ था उसका ग्रेडियंट भी है कांस्टेंट आ रहा था, यानी कि स्ट्रेट लाइन बन रही थी कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ। बस फर्क ये था कि क्योंकि यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन नेगेटिव एक्सलेशन होता है, लिहाजा इसका ग्रेडियंट भी जो है कैसा आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। अब यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं, एक और एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको हम जरा देख लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड पहले जीरो थी, जीरो से टू हुई, यानी कि पहले सेकंड का एक्सलेशन कितना था, टू था। उसके बाद अगले सेकंड में उसकी स्पीड टू से बढ़कर फाइव हो गई, यानी कि अगले सेकंड का जो एक्सलेशन है वो कितना है, थ्री है। उससे अगले सेकंड में उसकी स्पीड फाइव से बढ़ के टेन हो गई, यानी कि उससे अगले सेकंड का एक्सलेशन कितना है, फाइव है। उससे अगले सेकंड में स्पीड टेन से बढ़ के ट्वेंटी हो गई, यानी कि एक्सलेशन कितना है, टेन। और उससे अगले सेकंड में जो है वो स्पीड ट्वेंटी से बढ़कर ट्वेंटी फाइव हो गई, यानी कि उसका जो एक्सलेशन हो गया वो हो गया, एक्चुअली ये ट्वेंटी फाइव नहीं होगी, एक्चुअली ये थर्टी फाइव होगी। तो अगले सेकंड में उसका एक्सलेशन कितना हो गया, फिफ्टीन हो गया। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड थ्रू आउट बढ़ रही है, जीरो से टू हुई, टू से फाइव हुई, फाइव से फिफ्टीन हुई, टेन हुई सॉरी, टेन से ट्वेंटी हुई, और फिर ट्वेंटी से ट्वेंटी थर्टी फाइव हो गई। तो स्पीड तो उसकी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। स्पीड बढ़ने के साथ साथ इसका एक्सलेरेशन का जो अमाउंट है, जो स्पीड के बढ़ने का रेट है, वो भी बढ़ रहा है। देखिए पहले सेकंड का एक्सलेशन इसका टू था, अगले सेकंड का एक्सलेशन थ्री है, उससे अगले सेकंड का एक्सलेशन फाइव है, उससे अगले सेकंड का एक्सलेशन टेन है, और फिर उससे अगले सेकंड का एक्सलेशन फिफ्टीन है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि इसका एक्सलेशन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि इसकी स्पीड जो है वो कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे एक्सलेरेशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे एक्सलेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म होने के साथ साथ इस एक्सलेशन में खास बात और भी है, वो ये है कि नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म होने के साथ साथ ये इंक्रीजिंग भी है। देखें, यूनिफॉर्म होती है एक चीज और एक चीज नॉन यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वो चीज जो कि चेंज ना हो रही हो, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वो चीज जो कि चेंज हो रही हो। अब अगर कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म होती है और चेंज हो रही होती है, तो चेंज होने के दो मतलब होते हैं, या तो वो इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक्सलेशन यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि एक्सलेशन चेंज हो रहा है, एक जैसा नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर ये चेंज हो रहा है तो दो ही बातें हो सकती है ना, या तो ये बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। तो आप इसकी वैल्यूज को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि एक्सलेशन बढ़ रहा है, टू से थ्री, थ्री से फाइव, फाइव से टेन, टेन से फिफ्टीन। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, और नॉन यूनिफॉर्म के दो मतलब होते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग एक्सलेशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सलेशन है। ग्राफ अगर हम इसका स्केच करें तो हमें टाइम तो जीरो से लेके फाइव तक चाहिए। तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले लेते हैं सेकंड्स में, और ये पहला हमारा जीरो सेकंड हो गया, ये वन सेकंड हो गया, ये टू सेकंड हो गया, ये थ्री सेकंड हो गया, ये फोर सेकंड हो गया, ये फाइव सेकंड हो गया, ये सिक्स हो गया, और ये सेवन हो गया। अब आ जाते हैं आप स्पीड्स पे, हमें स्पीड चाहिए जीरो से थर्टी फाइव तक। तो हम एक काम करते हैं, इसको फाइव ले लेते हैं, इस स्पीड को टेन ले लेते हैं, इसे फिफ्टीन ले लेते हैं, इसे ट्वेंटी ले लेते हैं, इसे ट्वेंटी फाइव ले लेते हैं, इसे थर्टी ले लेते हैं, इसे थर्टी फाइव ले लेते हैं, इसे फोर्टी ले लेते हैं, इसे फोर्टी फाइव ले लेते हैं, और उसको फिफ्टी ले लेते हैं। और वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस पर हम स्पीड ले रहे हैं, जिसकी यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी। अब जब हम इस ग्राफ को स्केच करना शुरू करेंगे तो जीरो सेकंड पर स्पीड जीरो है, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया जीरो जीरो। फिर वन सेकंड पर हमारी स्पीड टू है, स्पीड टू हमें अंदाजे से लेना पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास मिनिमम फाइव है, तो टू और विल बी ऑलमोस्ट समवेयर ओवर हियर। उसके बाद दो सेकंड पर हमारी स्पीड फाइव है, तो फाइव ये रहा भाई।
उसके बाद 3 सेकंड पर हमारी स्पीड 10 है, तो ये रही 10। उसके बाद 4 सेकंड पर हमारी स्पीड 20 है, तो 20 इज समवेयर ओवर हेयर। और फिर 5 सेकंड पर हमारी स्पीड 35 है, 35 इज समवेयर ओवर हेयर। अब अगर आप इस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं तो दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस। अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ एक इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ है। यानी कि इस ग्राफ में क्या हो रहा है, इस ग्राफ में ग्रेडियंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो नॉन यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है, यानी कि इसका ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन से मूव करेगा तो ग्राफ का ग्रेडियंट भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, कर्व बनेगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन इंक्रीजिंग एक्सलेशन होगा तो ग्राफ का ग्रेडियंट भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड 0 सेकंड पे 0 थी, 1 सेकंड बाद स्पीड 15 हो गई। तो पहले सेकंड के लिए एक्सलेशन कितना हुआ, 15। उससे अगले सेकंड में स्पीड 15 से बढ़कर 25 हो गई, तो इसके लिए एक्सलेशन कितना हुआ, 10। उससे अगले सेकंड में स्पीड 25 से बढ़ के 30 हो गई, तो एक्सलेशन कितना हुआ, 5। उससे अगले सेकंड में स्पीड 30 से बढ़ के 33 हो गई, तो एक्सलेशन कितना हुआ, 3। और फाइनली स्पीड 30 से बढ़ के 35 हो गई, यानी कि एक्सलेशन कितना हुआ, 2। अब अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें और पीछे वाले एग्जाम्पल को देखें तो दोनों में इनिशियल और फाइनल स्पीड बराबर है। पिछले वाली एग्जाम्पल में हमने 0 से स्टार्ट किया था और हम 35 तक गए थे। इस वाले एग्जाम्पल में भी हमने 0 से स्टार्ट किया है और हम कहाँ तक गए, 35 तक गए। लेकिन दोनों एग्जाम्पल्स में स्पीड के बढ़ने का पैटर्न आप चेक करें तो अलग अलग है। दोनों एग्जाम्पल्स में अगर आप स्पीड के बढ़ने का पैटर्न चेक करें तो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले वाले एग्जाम्पल में देखें तो स्पीड पहले 2 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर 5 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, फिर 15 बढ़ी। जबकि अगर आप दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे तो पहले स्पीड 15 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, फिर 5 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी और फिर 2 बढ़ी। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली एग्जाम्पल में जो है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली एग्जाम्पल में स्पीड तो बढ़ रही थी, स्पीड के साथ साथ एक्सलेशन भी बढ़ रहा था। पहले एक्सलेशन 2 से 3 हुआ, फिर 3 से 5 हुआ, फिर 5 से 10 हुआ, फिर 10 से 15 हुआ। जबकि इस एग्जाम्पल में स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन एक्सलेशन जो है वो बजाय बढ़ने के कम हो रहा है। पहले सेकंड का एक्सलेशन 15 था, दूसरे का 10 था, फिर 5 था, फिर 3 था, फिर 2 था। तो अगर हमने पिछला वाले एग्जाम्पल में अगर एक्सलेशन को कहा था नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सलेशन, पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने एक्सलेशन को नॉन यूनिफॉर्म कहा था और इंक्रीजिंग कहा था। तो इस वाले एग्जाम्पल में भी एक्सलेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म एक जैसा नहीं है, लेकिन अब की दफा ये जो एक्सलेशन है ये इंक्रीजिंग नहीं है बल्कि ये डिक्रीजिंग एक्सलेशन है। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में ये इंक्रीजिंग एक्सलेशन नहीं है बल्कि ये डिक्रीजिंग एक्सलेशन है। अब हम ये देख लेते हैं कि डिक्रीजिंग एक्सलेशन का ग्राफ किस तरह से बनता है। पिछले वाले ग्राफ वाली जो है हम ज़ाहिर है इसमें एक्सिस लेंगे, इसको हम 0 सेकंड कह देंगे, इसको हम 1 सेकंड कह देंगे, इसको हम 2 कह देंगे, इसको हम 3 कह देंगे। दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 और दिस इज 7। और ये हमारा टाइम हो गया सेकंड्स में। ऐसी एक्सिस पर आप स्पीड ले लेंगे 5, फिर आप ले लेंगे 10, फिर आप ले लेंगे 15, फिर 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45 एंड देन 50। ये स्पीड हो गई आपकी, और स्पीड आप ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में। गिवन वैल्यूज के हिसाब से सबसे पहले 0 सेकंड पर आपकी स्पीड 0 है। उसके बाद 1 सेकंड बाद आपकी स्पीड डायरेक्ट 15 हो गई। 2 सेकंड बाद आपकी स्पीड 25 हो गई। 3 सेकंड बाद आपकी स्पीड 30 हो गई। 4 सेकंड बाद आपकी स्पीड 33 हो गई, 33 विल बी समवेयर ओवर हियर। और 5 सेकंड बाद आपकी स्पीड 35 हो गई यहाँ पर। अब अगर आप इसका ग्राफ स्केच करते हैं तो पता चलेगा कि इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ये ग्राफ जो बन रहा है, ये ग्राफ एक कर्व बन रहा है, और एक कर्व भी ऐसा बन रहा है कि ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ बन रहा है। तो ये एक ऐसा कर्व है जो कि डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ बन रहा है। ये डिक्रीजिंग ग्रेडियंट जो है क्या शो करता है, ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन शो करता है। ठीक है, तो ये हमने जितने भी स्पीड टाइम ग्राफ बनाए, ये हमने जितने भी स्पीड टाइम ग्राफ बनाए,
इन तमाम स्पीड डायग्राफ को बनाने के बाद हमारे सामने एक पैटर्न निकल के आया, हमारे सामने जो है एक शेप निकल के आया कि किस टाइप का ग्राफ जो है वो किस शेप का होता है। अगर इस चीज को मैं आगे यहाँ पे समराइज कर दूं तो उसकी समरी ये बनेगी। इन सारे ग्राफ्स को अगर आगे मैं समराइज कर दूं तो उसकी समरी ये बनेगी, जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई नजर आ रही है। इन तमाम ग्राफ की जो समरी बनेगी वो ये बनेगी कि जो ग्रेडियंट होता है किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का, वो एक्सीलरेशन को शो करता है। जो ग्रेडियंट होता है किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का, वो एक्सीलरेशन को शो करता है। अब ये ग्रेडियंट जो है एक्सीलरेशन को किस तरह शो करता है, ये मैं आपको समराइज करके देता हूँ। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं किस टाइप ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका स्पीड टाइम ग्राफ हमने किस शेप का बनाया था। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस स्पीड टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन जो है वो क्या डिसाइड हुआ था। सबसे पहला ग्राफ जो हमने बनाया था वो बनाया था जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, स्टेशनरी था। तो जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था या रेस्ट में था, तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ बना था वो यूं बना था। ये जो स्पीड टाइम ग्राफ हमने बनाया है, इस स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है? इस स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट 0 है। इस स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट 0 है। तो इसका एक्सलेशन भी क्या होना चाहिए? 0। क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि जो ग्रेडियंट होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, वो एक्सेलरेशन होता है। तो चूंकि हमने जो पहला ग्राफ बनाया था रेस्ट का, इसका ग्रेडियंट आपको नजर आ रहा है 0 था, क्योंकि ये पूरे का पूरा एक्स एक्सिस पे आया था। तो इसका ग्रेडियंट 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। दूसरा जो हमने ग्राफ बनाया था, वो ग्राफ हमने बनाया था यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड का जो हमारा ग्राफ बना था, वो कुछ इस शक्ल का बना था, समथिंग लाइक दिस। अब जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ बना था, इसका ग्रेडियंट कितना है? इसका ग्रेडियंट भी 0 है। तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तब भी उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, और जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तब भी उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। फर्क दोनों में आपको नजर आ रहा है। फर्क आपको ये नजर आ रहा है कि ऊपर वाले ग्राफ में रेस्ट में एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ग्रेडियंट 0 है, और उसके साथ साथ स्पीड भी थ्रू आउट 0 है। सेकंड ग्राफ में ग्रेडियंट 0 है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन सेकंड वाले ग्राफ में स्पीड थ्रू आउट 0 नहीं है, स्पीड जो भी है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। तो रेस्ट में और यूनिफॉर्म स्पीड में दोनों में ग्रेडियंट 0 होगा, दोनों में एक्सेलरेशन 0 होगा, लेकिन रेस्ट वाले में एक्सेलरेशन के साथ साथ स्पीड भी 0 होगी। जबकि यूनिफॉर्म स्पीड वाले में ग्रेडियंट यानी कि एक्सेलरेशन तो 0 होगा, लेकिन स्पीड 0 नहीं होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। तीसरा जो हमने ग्राफ पढ़ा था यहाँ पर स्पीड टाइम में, वो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। ठीक है। तीसरा ग्राफ जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ जो पढ़ा था वो इस शेप का भी बना था, और वो इस शेप का भी बना था। तो दोनों में शेप में जो खास बात है वो ये है कि इन दोनों शेप में ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट कांस्टेंट है। तो चूंकि यहाँ पर ग्रेडियंट कांस्टेंट है, उसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी क्या है? यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ बनता है। एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसका ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होता है, लेकिन वो 0 होता है। जबकि नॉन जीरो ग्रेडियंट की स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, नॉन जीरो ग्रेडियंट की स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगी। उसके बाद फिर हमने जो चौथा ग्राफ बनाया था वो बनाया था कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन का। और उसके ग्राफ की जो शक्ल निकल के सामने आई थी वो ये आई थी कि उसका जो ग्राफ था वो भी कांस्टेंट ग्रेडियंट का ग्राफ था, लेकिन वो कांस्टेंट ग्रेडियंट नेगेटिव में था। तो चूंकि इसका जो ग्रेडियंट था वो कांस्टेंट था, लेकिन कांस्टेंट होने के साथ साथ क्या था? नेगेटिव था। तो एक्सेलरेशन भी इसका क्या होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, लेकिन कांस्टेंट होने के साथ साथ क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब हो गया कांस्टेंट, और नेगेटिव मतलब हो गया डिसेलेरेशन।
उसके बाद फिर हमने जो पांचवा ग्राफ बनाया था वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन का बनाया था। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन हमारे पास दो तरह के थे, एक इंक्रीजिंग एक्सलेशन और एक डिक्रीजिंग एक्सलेशन। इंक्रीजिंग एक्सलेशन का जो स्पीड टाइम ग्राफ हमने अभी स्केच किया है वो इस तरह से स्केच हुआ था इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ। और डिक्रीजिंग एक्सलेशन का जो हमने स्पीड टाइम ग्राफ अभी स्केच किया है वो इस तरह से स्केच हुआ था डिक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ। इस वाले ग्राफ में आपका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा था, तो चूंकि आपका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा था इसलिए आपका एक्सलेरेशन इंक्रीज हो रहा था, जब इसको आपने इंक्रीजिंग एक्सलेशन कहा है। इस वाले ग्राफ में आपका ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा था, इसलिए इस वाले ग्राफ को आपने डिक्रीजिंग एक्सलेरेशन का ग्राफ कहा है। तो ये 6 तरह के शेप हैं जो कि आपको बिल्कुल याद होने चाहिए अच्छी तरह से। रेस्ट का जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो पूरे का पूरा एक्स एक्सिस पर होता है। यूनिफॉर्म एक्सलेशन यूनिफॉर्म स्पीड का जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो पूरे का पूरा हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन एक्स एक्सिस पर नहीं होता, अबव एक्स होता है। यूनिफॉर्म एक्सलेशन का ग्राफ जैसा भी होगा कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ होगा, स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म डिसलेशन का ग्राफ भी हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन नेगेटिव ग्रेडियंट के साथ। और जब ग्राफ का एक ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होगा, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसका मतलब होगा कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और जब स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है। तो ये 6 बेसिक शेप होते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के, जो कि इनके शेप के साथ और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसके साथ आपको याद होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ जो है क्या शो करता है। बेसिक लाइन ये है, जो आपको पंच लाइन है वो ये है कि जो ग्रेडियंट होता है किसी भी स्पीड टाइम ग्राफ का वो एक्सेलरेशन को शो करता है। तो जब भी आप कोई ग्राफ पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहली चीज आप उसका ग्रेडियंट पढ़ा करेंगे। ग्रेडियंट अगर आप कहें आप लोग तो मैं आपको एक दफा फिर रिकॉल करवा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 होता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन राइट साइड से हायर हो तो उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होने के साथ साथ पॉजिटिव होता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन लेफ्ट साइड से हायर हो तो उसका ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होता है, लेकिन उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होने के साथ साथ नेगेटिव होता है। अगर एक कर्व जो है वो इस तरह से हो कि उसकी जो है वो उसका स्लोप बढ़ रहा हो तो उसका ग्रेडियंट क्या कहलाता है, इंक्रीजिंग कहलाता है। और अगर एक कर्व इस तरह से हो कि आगे जाके उसका स्लोप जो है वो कम हो रहा हो, यानी कि वो इट इज ग्रेजुअली बिकमिंग हॉरिजॉन्टल, तो उसका ग्रेडियंट क्या हो रहा होता है, उसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा होता है। यही जो 3 4 शेप्स हैं इनको अप्लाई करके हम जो है ये स्पीड टाइम ग्राफ जो स्केच करते हैं। अब स्पीड टाइप ग्राफ मैं आपको लेक्चर तो दे ही देता हूँ, तो अब ये पीडीएफ बार बार गो थ्रू कीजिएगा ताकि आपको शेप सारे अच्छी तरह से याद हो जाएं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, इसकी बस लिस्ट फाइनलाइज हो गई इंशाल्लाह, आज आज नहीं तो कल तक लाजमी मिल जाएंगे सारे अभी तक रिकॉर्डेड लेक्चर। उनको भी आप गो थ्रू कीजिएगा बार बार ताकि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से जहन नशीन हो जाए। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। कह रहे द फॉलोइंग आर द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। Predict the type of motion and draw a distance time graph for each object। जिस तरह हमने पहले स्पीड टाइम ग्राफ बनाए थे उसी तरह से ही अब यहाँ पर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया था, 1 सेकंड बाद भी उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, 2 सेकंड बाद भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, 3 सेकंड बाद भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, 4 सेकंड बाद भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया, और 5 सेकंड बाद भी कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। तो इसका लॉजिकली मतलब ये निकलता है कि ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट इस वक्त स्टेशनरी है, या फिर ये ऑब्जेक्ट इस वक्त रेस्ट में है। अगर आप जो है ग्राफ स्केच करना चाहते हैं तो एक्स एक्सिस पर आपको टाइम लेना है जो कि सेकंड्स में होगा, और एज यूजुअल ये हमारा 0 सेकंड होगा, ये 1 सेकंड होगा, ये 2 सेकंड होगा, ये 3 सेकंड होगा, ये 4 सेकंड होगा, ये 5 सेकंड होगा, ये 6 सेकंड होगा, और ये 7 सेकंड होगा। जबकि अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो हमें डिस्टेंस तो कुछ चाहिए ही नहीं, हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस जो लेंगे उसकी यूनिट ज़ाहिर क्या होगी, मीटर्स होगी। गिवन वैल्यूज के हिसाब से डिस्टेंस आपका थ्रू आउट जीरो है। तो 0 सेकंड पे डिस्टेंस जीरो था, 1 सेकंड बाद भी जीरो था, 2 सेकंड बाद भी जीरो था, 3 सेकंड बाद भी जीरो था, 4 सेकंड बाद भी जीरो था, और 5 सेकंड बाद भी जीरो था। तो अब ग्राफ स्केच करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हॉरिजॉन्टल। ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब जो है वो जीरो डिस्टेंस है, या जीरो स्पीड है, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, या ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है। दूसरी एग्जाम्पल थोड़ी डिफरेंट है लेकिन है वो भी रेस्ट की। हुआ ये कि जब 0 सेकंड हुए तो आप ऑलरेडी एक डिस्टेंस कवर कर चुके थे 5 मीटर का। 1 सेकंड बाद भी आपका डिस्टेंस वही था, 2 सेकंड बाद भी वही था, 3 सेकंड बाद भी वही था, 4 सेकंड बाद भी वही था, और 5 सेकंड बाद भी वही था। तो बेसिकली ये पिछली वाली ही सिचुएशन है। बस फर्क ये है कि हमने जहाँ से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, पहले वाले एग्जाम्पल में आप जीरो पे थे, दूसरे वाले एग्जाम्पल में उससे आप 5 मीटर आगे खड़े हुए थे, लेकिन खड़े हुए थे, चल नहीं रहे थे। तो ये वाली जो एग्जाम्पल है ये भी रेस्ट की ही एग्जाम्पल कराएगी, यानी कि यहाँ पर भी आप स्टेशनरी ही हैं। फर्क ये पड़ेगा कि जब आप ग्राफ स्केच करने जाएंगे, ये आपका 0 सेकंड होगा, ये 1 सेकंड होगा, ये 2 सेकंड होगा, ये 3 सेकंड है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7 है। तो जब आप एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर आप ले लेंगे डिस्टेंस, वो भी मीटर में, तो फिर ये आपका डिस्टेंस होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, फिर ये होगा 5, फिर ये होगा 6, ये होगा 7, ये होगा 8, 9 और 10। तो हमारा जो डाटा हमें दिया हुआ है उस डाटा के हिसाब से हर एक सेकंड पर 0 से लेकर 5 सेकंड तक हमारा डिस्टेंस 5 है। यानी कि हम डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहे, जो कवर कर लिया बस कर लिया। तो आपका पहला पॉइंट 5 पर आएगा, दूसरा भी 5 पर आएगा, तीसरा भी 5 पर आएगा, चौथा भी 5 पर आएगा, और 5 सेकंड तक हर पॉइंट 5 पर ही आएगा। इस ग्राफ को जब हम कंप्लीट करेंगे तो ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। अब देखिए ये जो ग्राफ है एक हॉरिजॉन्टल लाइन आया है, ऊपर वाला ग्राफ भी हॉरिजॉन्टल लाइन आया था। फर्क ये था कि ऊपर वाला जो ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आया था वो एक्स एक्सिस पर आया था, और यहाँ पर जो ग्राफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आया था वो एक्स एक्सिस के ऊपर आया था, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब रेस्ट है। इस बात को समझें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी उसका मतलब रेस्ट होगा, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ में ऐसा नहीं था। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पर होगी तो उसका मतलब रेस्ट होगा, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर होगी तो उसका मतलब रेस्ट नहीं होगा, उसका मतलब कांस्टेंट स्पीड होगा। जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है और एक्स एक्सिस पर है तो उसका मतलब भी रेस्ट है, और अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है और वो एक्स एक्सिस के अबव है तब भी उसका मतलब रेस्ट ही है। तीसरी एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, तीसरी एग्जाम्पल में ये हो रहा है कि 0 सेकंड पर डिस्टेंस जीरो था, 1 सेकंड बाद डिस्टेंस 2 हो गया, 2 सेकंड बाद 4 हो गया, 3 सेकंड बाद 6 हो गया, 4 सेकंड बाद 8 हो गया, 5 सेकंड बाद 10 हो गया। तो आपका डिस्टेंस एक जैसा बढ़ रहा है। अगर आपका डिस्टेंस एक जैसा बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपकी स्पीड क्या है, एक जैसी स्पीड है। तो बेसिकली आप इस वक्त कैसे मूव कर रहे हैं, इस वक्त आप यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। अब अगर हम इसका जो ग्राफ स्केच करते हैं तो हमें ग्राफ स्केच करने के लिए यहाँ पर लेना पड़ेगा टाइम 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया टाइम सेकंड्स में। फिर यहाँ पे आप स्पीड लेंगे 1, 2, 3, सॉरी डिस्टेंस 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपने वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ले लिया जो कि मीटर्स में। डेटा के हिसाब से आपको 0 से 2, 4, 6, 8, 10 डिस्टेंस पे जाना है। तो 0 सेकंड पे आपका डिस्टेंस 0 होगा, 1 सेकंड बाद डिस्टेंस 2 होगा, 2 सेकंड बाद 4 होगा, 3 सेकंड बाद 6 होगा, 4 सेकंड बाद 8 होगा, और 5 सेकंड बाद 10 हो जाएगा। इस ग्राफ को अगर आप स्केच करते हैं तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट ग्रेडियंट। इट मीन्स कि अगर आप कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे होंगे तो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आप जो है कांस्टेंट स्पीड से चलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड से अगर आप चलेंगे तो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है जो कि कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ होता है। उसके बाद आप जो नेक्स्ट जो ग्राफ बना रहे हैं उसमें भी सेम यही मामला है। आपका डिस्टेंस 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, 20 से 25 हुआ, 25 से 30 हुआ।
तो आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यानी कि अभी भी आप यूनिफॉर्म स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला ग्राफ जो है ऊपर वाले ग्राफ से किस तरह डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड और 7 सेकेंड, और एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम है सेकेंड्स में। वो एक्सिस पे वही हमारा डिस्टेंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और वाई एक्सिस पे हमने जो डिस्टेंस लिया हुआ है वो किस में लिया हुआ है, वो मीटर में लिया हुआ है। अभी डिस्टेंस है हमारा 5, 10, 15, 20, 25, 30 के गैप से, तो फिर हमें वाई एक्सिस को चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, डिस्टेंस यहाँ पर हमारा 5 के गैप से ले लेते हैं हम। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। अब हमारा डिस्टेंस 0 पर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 30 है। इसी पैटर्न से हम चलते हैं। तो 0 पे डिस्टेंस हमारा 5 है, 1 पे हमारा डिस्टेंस जो है वो 10 है, 2 पे 15 है, 3 पे 20 है, 4 पे 25 है और 5 पे 30 है। इस ग्राफ को अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनती है विद कांस्टेंट ग्रेडियंट। अब देखिए पिछला वाला ग्राफ जो था वो भी एक स्ट्रेट लाइन थी विद कांस्टेंट ग्रेडियंट। ये जो ग्राफ है ये भी एक कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ स्ट्रेट लाइन है। फर्क ये है कि पिछली वाली लाइन जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही थी, और ये वाली जो लाइन है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही है बल्कि वाई एक्सिस से कट कर रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होगी, चाहे वो 0 से स्टार्ट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा जो ग्राफ है हमारा, एक्चुअली चौथा होगा शायद, ये पता नहीं पांचवा कौन सा भी है। इसमें पहले सेकंड में आपने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर आपने 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर आपने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर आपने तकरीबन 14 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और फिर आपने 18 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो वक्त के साथ साथ अगर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ रही है, और जब स्पीड बढ़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। मुझे किस तरह पता है कि ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है? क्योंकि एक्सेलरेशन के ग्राफ में स्पीड बढ़ती है। मुझे किस तरह पता चलेगा कि स्पीड बढ़ रही है? मुझे इस तरह पता चलेगा कि पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा दूसरे में उससे ज्यादा कवर होगा, तीसरे में उससे ज्यादा कवर होगा, चौथे में उससे ज्यादा कवर होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, पहले सेकंड में 2 मीटर कवर हुए, फिर 8 मीटर 6 मीटर कवर हुए, फिर 10 मीटर कवर हुए, फिर तकरीबन कोई 14 मीटर कवर हुए, और फिर कोई 18 मीटर कवर हुए। अब यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को स्केच करते हैं तो इसमें हमें वही पहले एक्सिस लेना पड़ेगी। ये 0 सेकेंड होगा, ये 1 सेकेंड होगा, ये 2 सेकेंड होगा, ये 3 सेकेंड होगा, ये 4 सेकेंड होगा, ये 5 सेकेंड होगा, ये 6 सेकेंड होगा, ये 7 सेकेंड होगा। ये आपका टाइम आ गया सेकेंड्स में। स्पीड के लिए, डिस्टेंस के लिए इसको 5 मीटर ले लेते हैं, इसे 10 मीटर ले लेते हैं, इसको 15 मीटर ले लिया, इसको 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये 30 हो गया, ये 35 हो गया, ये 40 हो गया, दैट इज 45 एंड दैट इज 50। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया जो कि हम किस में नाप रहे हैं, मीटर में नाप रहे हैं। अब अगर हम पॉइंट्स लेना शुरू करते हैं तो 0 सेकेंड पर हमारा पहला पॉइंट है 0, फिर 1 सेकेंड बाद हमारा पॉइंट है 2 मीटर्स जो कि समवेयर ओवर हियर होगा। 2 सेकेंड बाद हमारा पॉइंट है 8, 8 विल बी समवेयर हेयर ओवर हियर बिफोर 10। फिर 3 सेकेंड बाद हमारा डिस्टेंस है 18, 18 शुड बी समवेयर ओवर हियर। फिर 4 सेकेंड बाद हमारा डिस्टेंस है 32, 32 शुड बी समवेयर ओवर हियर। एंड 5 सेकेंड बाद हमारा डिस्टेंस है 50 जो कि जाहिर है कहाँ पर है, 50 पर है। हाँ। अब अगर इस ग्राफ को हम स्केच करते हैं, पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो इट शुड बी अ कर्व विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट। इट शुड बी अ कर्व विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ग्रेडियंट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होगा तो वो एक्सेलरेशन का ग्राफ होगा। ये मेरे ख्याल से आखिरी एग्जाम्पल है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि पहले सेकंड में आपने 18 मीटर कवर किया, फिर आपने 14 मीटर कवर किया, फिर आपने 10 मीटर कवर किया,
फिर आपने 6 मीटर कवर किया, और सबसे आखिर में सिर्फ 2 मीटर कवर किया। तो एक चलती हुई कार जो है पहले सेकंड में 18 मीटर कवर करे, फिर अगले सेकंड में 14 मीटर कवर करे, फिर उस अगले सेकंड में 10 मीटर कवर करे, फिर उस अगले सेकंड में 6 मीटर कवर करे, और आखिर में सिर्फ 2 मीटर कवर करे। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इस कार की स्पीड तो कम हो रही है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस ग्रेजुअली कम होता जा रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है। और जब किसी चलती हुई चीज की स्पीड कम होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिसेलिरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली डिस्टेंस की वैल्यू से हमें अंदाजा हुआ कि ऑब्जेक्ट डिसेलिरेट कर रहा है। अब अगर हम इसका जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्केच करें जैसे पिछला वाला किया था, तो 0 सेकंड आएगा, फिर 1 सेकंड आएगा, फिर 2 सेकंड आएगा, फिर 3 सेकंड आएगा, फिर 4 सेकंड आएगा, फिर 5 सेकंड आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। ये हमारी टाइम की एक्सिस हो गई तो के सेकंड में। वाई एक्सिस पे वैसे ही हम डिस्टेंस ले लेंगे 5 5 के गैप से, 5 मीटर, देन 10 मीटर, देन 15 मीटर, देन 20 मीटर, देन 25 मीटर, देन 30 मीटर, देन 35 मीटर, देन 40 मीटर, देन 45 मीटर, देन 50 मीटर। और ये जो हमारे डिस्टेंसेस हैं, ये डिस्टेंसेस हम मीटर में नापेंगे। डाटा के हिसाब से 0 सेकंड पर हमारे पास डिस्टेंस कितना था? 0 था। 1 सेकंड का बाद हमारा डिस्टेंस है 18, 18 शुड बी समवेयर ओवर हियर। 2 सेकंड बाद हमारा डिस्टेंस है 32, 32 शुड बी समवेयर ओवर हियर। 3 सेकंड बाद हमारा डिस्टेंस है 42, 42 इज समवेयर ओवर हियर। और 5 सेकंड बाद, सॉरी 4 सेकंड बाद हमारा डिस्टेंस है 48, 48 इज समवेयर ओवर हियर। एंड फाइनली 5 सेकंड बाद हमारा डिस्टेंस है 50। तो अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो दैट इज अ कर्व लाइक दिस। और ये कर्व जो बन रहा है आपको नजर आ रहा है, कर्व डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व है। यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट डिसेलरेट किया करेगा तो उसका जो कर्व बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व, वो डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व बना करेगा। सही से बना देता हूँ दोबारा से मैं, समथिंग लाइक दिस। तो पता ही चला कि किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो बेसिकली स्पीड को शो करता है। तो इस तरह की स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट जो होता है वो एक्सलेशन को शो करता है, ऐसे एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो स्पीड को शो करता है। इसको भी हम इसी तरह समराइज कर लेते हैं जिस तरह हमने स्पीड टाइम ग्राफ्स को समराइज किया था। यानी कि सबसे पहले कॉलम में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस टाइप ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइप ऑफ मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने किस तरह स्केच किया है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ग्रेडियंट के बारे में क्या कॉमेंट्री है। और चूंकि उसका ग्रेडियंट जो स्पीड को शो करता है, तो ये ग्राफ किस तरह की स्पीड को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने रेस्ट का जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है। रेस्ट का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना है वो दो तरह का बना है। एक ऐसा भी बना है जो कि पूरे का पूरा एक्स पे था, और एक ऐसा भी बना है जो कि एक्स के पैरेलल था, लेकिन थे दोनों हॉरिजॉन्टल। तब ग्राफ कोई सा भी बनाए, दोनों का ग्रेडियंट क्या है? 0। दोनों क्या शो कर रहे हैं? 0 स्पीड को शो कर रहे हैं, यानी कि रेस्ट को शो कर रहे हैं। दूसरा जो मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना के दिया, वो मैंने आपको बना के दिया यूनिफॉर्म स्पीड का। यूनिफॉर्म स्पीड का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना था वो भी दो तरह का बना था। एक ओरिजिन से आ रहा था, एक ओरिजिन के अलावा आ रहा था। लेकिन खास बात यही थी कि दोनों का ग्रेडियंट क्या था? दोनों का ग्रेडियंट कांस्टेंट था। दोनों का ग्रेडियंट कांस्टेंट होने का मतलब है कि ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? ये दोनों कांस्टेंट स्पीड को शो कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको एक एक्सेलरेशन का ग्राफ बना के दिया है, डिस्टेंस टाइम। और एक्सेलरेशन का जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिया है, वो ग्राफ इस तरह बना है कि उसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा था। तो चूंकि इस ग्राफ का ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है, तो इस ग्राफ के ग्रेडियंट के इंक्रीज होने का मतलब है कि इस ग्राफ में स्पीड इंक्रीज हो रही है। और जब स्पीड इंक्रीज होती है तो उसको हम काइनेमेटिक्स की जबान में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। और आखिरी ग्राफ जो मैंने आपको बना के दिया था डिस्टेंस टाइम, वो मैंने आपको डीसेलेरेशन का ग्राफ बना के दिया था। और डीसेलेरेशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, उसका ग्रेडियंट क्या हो रहा था? उसका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा था, इस तरह से कर्व बना था। अब चूंकि इसका ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ग्रेडियंट शो करता है स्पीड को। यहाँ पर क्या हो रहा है? स्पीड डिक्रीज हो रही है। और जब स्पीड डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिसेलेरेशन कहते हैं। तो ये मैं आपको बेसिक 4 शेप मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बताए: रेस्ट, यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सलेशन और डिसेलेरेशन। और इसी तरह मैंने आपको 6 जो है बेसिक शेप बनाए
किसके? स्पीड टाइम के। और वो 6 शेप कौन से थे? वो 6 शेप ये थे: रेस्ट, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट एक्सलेशन, कांस्टेंट डिसेलेरेशन, इंक्रीजिंग एक्सलेशन और डिक्रीजिंग एक्सलेशन। ये हमारे सारे जो बेसिक शेप हैं काइनेमेटिक्स के, स्पीड टाइम ग्राफ के और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। इसको अगर मैं जो है एक जगह दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश करूँ, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों को, तो उसकी समरी जो बनेगी वो मैं आपके सामने जो है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर एक वो मिल जाए। देखिए, अगर मैं आपको इन सारे ग्राफ्स की एक समरी बना के दे दूं, तो पहले कॉलम में मैं क्या लिखूंगा? पहले कॉलम में मैं लिखूंगा टाइप ऑफ मोशन, यानी कि आप कौन सी टाइप ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं। दूसरे कॉलम में मैं बताऊंगा कि उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो किस शेप का बनेगा। और तीसरे कॉलम में फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसी टाइप ऑफ मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा। सबसे पहली जो टाइप ऑफ मोशन हमने डिस्कस की वो है रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो क्या होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन चाहे एक्स एक्सिस पर हो, चाहे एक्स एक्सिस के ऊपर हो, या चाहे एक्स एक्सिस के नीचे भी हो, तब भी चलेगी। बस लाइन हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। हाउएवर, अगर आप रेस्ट का या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, लेकिन उसका एक्स पर होना लाजमी है। अगर स्पीड टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे हुआ तो वो कभी भी रेस्ट में नहीं हो सकता। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया यूनिफॉर्म स्पीड का। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया यूनिफॉर्म स्पीड का, यानी कि जिसे आप कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है, तो हम जब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कांस्टेंट ग्रेडियंट के साथ बनता है, लाइक दिस। और जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से स्टार्ट हो, वो ओरिजिन के ऊपर यानी कि वाई एक्सिस से भी स्टार्ट हो सकता है और वो एक्स एक्सिस से भी स्टार्ट हो सकता है। बस बात यह है कि उसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होना चाहिए। हाउएवर, अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड का जो है वो स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो उसकी नहीं शर्त है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स पे नहीं होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स के ऊपर भी हो सकती है और एक्स के नीचे भी हो सकती है, लेकिन उसका एक्स के एक्स पर नहीं होना चाहिए। बस एक्स पर होगी तो वो रेस्ट हो जाएगा। तीसरी मैंने फिर आपको एग्जांपल दी थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की या सिंपली एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमने देखा था कि एक्सेलरेशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक ऐसा कर्व होता है जिसका ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्रेडियंट कांस्टेंट ग्रेडियंट वाला ग्राफ है स्पीड टाइम, जरूरी नहीं ओरिजिन से स्टार्ट हो, ये ओरिजिन के अलावा भी स्टार्ट हो सकता है, ये ओरिजिन के अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है अब्दुल रहमान, तुम्हारा मैसेज मेरे पास आ रहा है नेट का, तुम टेंशन नहीं लो। नेट में अगर को लैग कर भी रहा है तो मसला नहीं है। बस मुझे एक आध दिन और दे दो, मैं ये सारी लाइनअप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। इंशाल्लाह कल परसों तक आपको ये पूरे चैप्टर की जितने भी चैप्टर टॉपिक होंगे सबकी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो मैंने आपसे कहा कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा तो उसके स्पीड टाइम ग्राफ के लिए शर्त ये है कि बस कांस्टेंट ग्रेडियंट होना चाहिए, चाहे लाइन ओरिजिन से स्टार्ट हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो उसका ग्रेडियंट इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर आप यूनिफॉर्म डिसलेरेशन का ग्राफ बनाते हैं तो यूनिफॉर्म डिसलेरेशन का जो ग्राफ होता है उसमें मामलात कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर आप उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो यूनिफॉर्म डिसलेरेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वाला कर्व बनता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप उसका एक स्पीड टाइम ग्राफ बनाते हैं तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है वो एक नेगेटिव ग्रेडियंट वाली स्ट्रेट लाइन बनती है। नेगेटिव ग्रेडियंट वाली कांस्टेंट ग्रेडियंट वाली एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इसी तरह जो है, अगर फर्ज करें कि हम इंक्रीजिंग एक्सलेशन और डिक्रीजिंग एक्सलेशन के ग्राफ बनाएं, अगर हम इंक्रीजिंग एक्सलेशन यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग एक्सलेशन और नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग एक्सलेशन का ग्राफ बनाएं,
तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम इन दोनों के नहीं बनाते। ना तो हम इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, ना हम डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन का स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। हाउएवर, हम इन दोनों का स्पीड टाइम ग्राफ जरूर बना सकते हैं, चाहे वो इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन हो चाहे वो डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन हो। अगर वो इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन होगा तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, और अगर वो जो है वो डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन होगा तो उसका जो स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा वो बनेगा विद डिक्रीजिंग ग्रेडियंट। तो ये मैंने सारे ग्राफ्स को एक जगह समराइज कर दिया कि किसी भी सिचुएशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ किस शेप का बनता है। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि अगर आप ये शेप्स को अच्छी तरह गो थ्रू करें, इनको अच्छी तरह से पढ़ लें और इनको अच्छी तरह से याद कर लें, तो फिर इसकी वर्कशीट करने में और उसके पास पेपर करने में आपको ज़्यादा जो आसानी रहेगी, मज़ा भी आएगा। तो मेरे ख्याल में इसकी जो वर्कशीट है वो हम अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ तक जो मैंने आपको जो लेक्चर दिया है, ये लेक्चर पूरा पढ़ें, इसकी रिकॉर्डिंग देखें, कल कल तक इंशाल्लाह ताला आपको अवेलेबल होगी रिकॉर्डिंग ऑनलाइन, और उसको तमीज़ से देखें, गो थ्रू करें। फिर इसमें क्या छोटा सा टॉपिक है फ्री फॉल मोशन का, वो हम करके और इसकी वर्कशीट जो फिर इंशाल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। तो मेरे ख्याल से दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। ये मैं लेक्चर आपके साथ शेयर कर देता हूँ, लेक्चर को गो थ्रू करें। इंशाल्लाह कल तक आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, वो भी देख लें। और फिर नेक्स्ट क्लास जो हमारी वेडनेसडे यानी परसों होगी, उसमें जो है हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे और उसकी वर्कशीट सॉल्व करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली परसों ही हम हो सकता है कि अगला टॉपिक भी स्टार्ट कर दें। सो थैंक यू एवरीवन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।